9-7 आज हम IoT एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू IoT एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसका तुम्हें अभ्यास करना है। सबसे पहला प्रोटोकॉल इज COAP एज सेकंड प्रोटोकॉल इज MQTT। MQTT हम अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम COAP पढ़ेंगे। अब व्हाट इज COAP? COAP का मतलब होता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नाउ व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तुम्हें इसका आर्किटेक्चर समझने की जरूरत है। ठीक है, तो अभी कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यानी कि COAP का आर्किटेक्चर क्या है? COAP का आर्किटेक्चर ये है। अब इस आर्किटेक्चर को मैं तुम लोग को समझाता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमने नाम दिया विच इज नेटवर्क 1, राइट। मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि कैसे चीजें होती है COAP आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। तो ये हमारा नेटवर्क 1 है। इस नेटवर्क के अंदर देयर इज अ राउटर, ओके। इस राउटर से 3 एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब ये जो एंड डिवाइसेस है ये लो पावर डिवाइसेस है, और क्योंकि ये लो पावर डिवाइसेस है इसीलिए यहाँ पे COAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे COAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा। एंड राउटर टू प्रॉक्सी, ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क के बॉर्डर पे एक प्रॉक्सी होता है। ये जो प्रॉक्सी है तो फ्रॉम प्रॉक्सी टू राउटर यहाँ पे भी COAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, राइट। तो अभी ये सीन हो गया, ये तुम लोग को समझ गया, राइट। अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज अ सर्वर, ओके। एंड फ्रॉम सर्वर टू प्रॉक्सी यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां से तो यहां तक HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बट यहां से तो यहां तक और अंदर में पूरा का पूरा COAP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे COAP, यहाँ पे HTTP। तो देयर शुड बी समवन जो कुछ ऐसा करे जिसके वजह से सारी की सारी चीजें सिंक्ड हो, ओके। और इसी चीज को टैकल करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या करता है? प्रॉक्सी COAP को HTTP में कन्वर्ट करता है और HTTP को COAP में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से सारी की सारी चीजें सिंक्ड फॉर्म में काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली ये COAP का आर्किटेक्चर है। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि COAP का एक्चुअल डायग्राम क्या है। COAP का एक्चुअल डायग्राम ये है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट है और एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। अब क्लाइंट को ये जानना है कि टेम्परेचर क्या हो रहा है रूम का, मान लेते हैं। तो इसके लिए जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। रिक्वेस्ट सेंड करता है मतलब वो बस रिक्वेस्ट नहीं होती, बेसिकली वो एक कॉल मैसेज होता है। कॉल मैसेज का मतलब होता है कन्फर्मेबल मैसेज। अब ये जो कन्फर्मेबल मैसेज है इसके साथ साथ एक यूनिक आईडी भी जनरेट होता है, और ये जो यूनिक आईडी जनरेट होता है ये क्लाइंट साइड में जनरेट होता है। इस यूनिक आईडी का क्या महत्व होता है वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लाइंट को अगर रिक्वेस्ट करना है कि भाई टेम्परेचर क्या चल रहा है रूम का ये मुझे बता, तो उसके लिए क्लाइंट क्या करता है? कॉल मैसेज सेंड करता है, और उसके साथ साथ यूनिक आईडी भी जाता है वहाँ पे, एंड साथ साथ गेट/टेम्परेचर, क्योंकि उसको टेम्परेचर जानना है, राइट। तो ये जाएगा टेम्परेचर सेंसर के पास। जब टेम्परेचर सेंसर को ये मिलेगा तब टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा? एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा विद दैट यूनिक आईडी जो यहाँ पे गया था वही, ठीक है। अगेन मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा इसका क्या महत्व होता है, और फिर उसके साथ साथ जो टेम्परेचर हो रहा है वो, और इस तरीके से क्लाइंट को उसने जो पूछा है उसका आंसर मिल जाएगा। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ कि ये जो यूनिक आईडी है इसका क्या महत्व होता है। देखो, क्लाइंट ने जब एक रिक्वेस्ट सेंड किया तब एक यूनिक आईडी क्लाइंट साइड में जनरेट हुआ, और वो यूनिक आईडी रिक्वेस्ट के साथ साथ गया, राइट। और जब क्लाइंट को रिप्लाई आया सामने से तब वही यूनिक आईडी का इस्तेमाल हुआ था जो रिक्वेस्ट करते समय यूज किया गया था, ओके। तो अभी अगर ये यूनिक आईडी नहीं होता था तो हमें कैसे पता चलता था कि जो रिप्लाई हमें मिला है वो किस रिक्वेस्ट का है? मतलब इस रिक्वेस्ट का यूनिक आईडी ये है तो इस रिक्वेस्ट का ये रिप्लाई था, तो क्योंकि इस रिक्वेस्ट का ये रिप्लाई था इसलिए इस रिक्वेस्ट का जो यूनिक आईडी है इस रिप्लाई का भी वही यूनिक आईडी था। अगर यूनिक आईडी होता ही नहीं था तो रिप्लाई मिलने के ऊपर हमें कैसे पता चलता था कि वो रिप्लाई किस रिक्वेस्ट का है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही रिक्वेस्ट जाएगा, मल्टीपल भी तो रिक्वेस्ट जा सकते हैं, मल्टीपल अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हर एक रिक्वेस्ट का एक यूनिक आईडी होता है, और रिप्लाई के साथ साथ जो यूनिक आईडी मिलता है उस यूनिक आईडी की मदद से हमें यह पता चलता है कि वो जो रिप्लाई है वो स्पेसिफिकली किस रिक्वेस्ट का रिप्लाई है। तो यूनिक आईडी का महत्व ये होता है, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बाकी के इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स मिल जाएंगे।
थैंक यू सो मच।